नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल लाइट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में, प्राचीन भारत का इतिहास। इसका पहला एपिसोड हमने अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। ये प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा एपिसोड है, जिसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताया है। तो चलिए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली कुछ प्रमुख जानकारी इस प्रकार है। यूनानी रोमन लेखक टेशियस या ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय माना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं हेरोडोटस की। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के समय आने वाले लेखकों में निडाकस, आनेस्टिक्टस एवं अन्य कई लोग हैं जो कि इसमें नाम बताया गया है, तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। दोस्तों, अगली बात करते हैं हम डाइमेकस के बारे में। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस या मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो राजशोक के दरबार में भारत आया था। टॉलमी की बात करें, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण बताया गया है। अब बात करते हैं पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी की। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब हम बात करते हैं चीनी लेखक के बारे में। चीन के लेखक जो भारत में आए और उन्होंने यहाँ से क्या क्या बातें सीखी। बात करते हैं फाहियान के बारे में। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। अब बात करते हैं संयुगन के बारे में। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए भारत आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत शी यूकी नाम से प्रसिद्ध, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया। क्योंकि यह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, तो हर्षकालीन युग के बारे में सारी बातें उन्होंने उसमें बताई। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया, यानी वह भगवान पर भी विश्वास रखता था। अब बात करते हैं हेनसांग के नोट के बारे में। नोट हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। सिंह की बात करते हैं। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के जो भी विश्वविद्यालय थे और जो भी चीज़ें उन्होंने यहाँ सीखी, यहाँ पढ़ी, यहाँ जानी, उन सब बातों के बारे में इसमें वर्णन किया है। अगली हेडिंग है अरबी लेखक के बारे में। अल बरूनी यह महमूद गजनबी के समय भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद
या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार, तौल तथा मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है, यानी अच्छे से विस्तृत रूप में बताया गया है। अब बात करते हैं इब्न बतूता की। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा बहुत ही विस्तृत रूप में है, यानी वृत्तांत जिसे रिहल्ला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी वहाँ का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। अब बात करते हैं अन्य लेखक के बारे में। तारानाथ यह किताबी लेखक था। इसने कयंगुर तथा तयंगुर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी इस प्रकार है। 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख है जो कि बोगाज घोई एशियन माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और ना सत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल के उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन नरेश यानी राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की सीढ़ियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आह सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया, जो कि आज हम देखते हैं सिक्कों पर कुछ न कुछ अंकित होता है। यह प्रारंभ जो है यवन शासक ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बाजती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, माल्या स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा मयोद्वीप द्वीप से स्थापित हुए। नीचे एक चार्ट बनाया गया है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में वर्णन किया गया है। अभिलेख की बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। इसमें कोई डेट नहीं पड़ी, कोई तारीख नहीं पड़ी है। उस समय के शासक कलिंग राज खारवेल थे। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख उस समय के शासक रुद्रदामन थे। नासिक अभिलेख उस समय के शासक गौतमी बलश्री थे। प्रयाग स्तंभ लेख उस समय के शासक समुद्रगुप्त थे। ऐहोल अभिलेख उस समय के शासक पुलकेशिन सेकंड थे। मंदसौर अभिलेख उस समय के शासक मालवा नरेश यशोवर्मन थे। ग्वालियर अभिलेख उस समय के शासक प्रतिहार नरेश भोज थे। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख उस समय के शासक स्कंदगुप्त थे। देवपाड़ा अभिलेख उस समय के शासक बंगाल शासक विजयसेन थे। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाया जाता है।
इसी प्रकार उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है और दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, खोड़ेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। इस प्रकार यह वीडियो अब हम समाप्त करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले